चलो बच्चों, चलो अब आप लोग शांत रहिए और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर का नाम लिखिए वर्क एनर्जी एंड पावर। पिछले क्लास में हम लोग लॉज ऑफ मोशन कंप्लीट किए थे, तो आज हम लोग वर्क एनर्जी पावर में चलेंगे। सबसे पहले कंप्लीट एनालिसिस वर्क का होगा। वर्क पर पूरा डिस्कशन करने के बाद, बहुत सारे क्वेश्चन बनाने के बाद फिर हम एनर्जी पे चलेंगे। फिर एनर्जी का पूरा कंप्लीट ऑपरेशन होने के बाद फिर हम पावर पे चलेंगे। तो निश्चित रूप से अगर आप वर्क वाला टर्म अगर किसी बच्चे को 100% समझ में आता है तो फिर एनर्जी और पावर में कोई दम नहीं है। मुख्य रूप से आपको समझना है पहले वर्क अगर समझ में आ गया तो फिर आगे कोई समस्या नहीं है। तो चैप्टर का हेडिंग लगा दिए आप लोग। आइए हम सबसे पहले ऑपरेशन करते हैं वर्क का। ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, कुछ आपको नहीं लिखना अभी है। वर्क का हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न उठता है, अगर आपसे बोलता है फाइंड वर्क डन, तो ये क्वेश्चन ही इनकम्प्लीट है। जब भी आपसे क्वेश्चन करे फाइंड वर्क डन, सिर्फ इतना बोला जाए, इसका मतलब है क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। वर्क डन बाय विच फोर्स, किस फोर्स के द्वारा वर्क डन मांग रहे हो, इस बात पर सारा मसला डिपेंड करता है। वर्क डन बाय विच फोर्स, तो जैसे यहाँ पर हम एक कोई बॉडी ले लेते हैं और इस बॉडी पर एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स, और इस बॉडी में जो डिस्प्लेसमेंट डेवलप हो रहा है वो मान लेते हैं हमारा एस है, और दोनों बीच में जो एंगल का फॉर्मेशन हुआ है वो थीटा है। तो अगर हम इस बॉडी पर फोर्स लगाएं और ये बॉडी ए पॉइंट से डिस्प्लेस होकर के बी पॉइंट तक आया है, तो निश्चित रूप से हमने कुछ वर्क किया है। अब उस वर्क को हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ जो हम फोर्स अप्लाई किए हैं वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट फोर्स का मीनिंग क्या हुआ पहले वो समझिए। अगर हम स्टार्ट में 10 न्यूटन फोर्स लगाए हैं तो इस डिस्प्लेसमेंट का जो पूरा वैल्यू है वहाँ तक हम 10 न्यूटन ही फोर्स लगाए हैं। ऐसा नहीं है कि 2 मीटर चला 10 न्यूटन के अकॉर्डिंग, फिर अगला 2 मीटर चला 15 न्यूटन के अकॉर्डिंग। हम फोर्स की वेरिएशन नहीं किए हैं, फोर्स को कांस्टेंट रखे हैं। तो अब हम जानना चाहते हैं हमने कितना फोर्स, ये जो फोर्स लगाया हमने कितना वर्क डन किया, यानी इस अप्लाइड फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन हुआ। तो वर्क मापने का फॉर्मूला है अप्लाइड फोर्स और डेवलप डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। मतलब जितना फोर्स आप अप्लाई किए हैं और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, तब जो आपको वैल्यू मिलेगा दैट इज योर वर्क डन, वो आपका वर्क डन होगा। हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। हम जरा इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो वेक्टर वाला चैप्टर से ये बात आपके माइंड में होगा। अगर ये वेक्टर ए है और यहाँ वेक्टर बी है और दोनों बीच में एंगल थीटा है, तब हम लोग क्या करते थे जरा बताओ तो। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे एफ एस कॉस थीटा, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वर्क निकालने का आपके पास 2 फार्मूला आया, लेकिन ध्यान रहे ये वर्क डन हम निकाल रहे हैं बाई क्या, कांस्टेंट फोर्स। अब प्रश्न उठता है सर इसको कब यूज़ करेंगे, इसको कब यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल सा बात है। अगर मान लो फोर्स आपका गिवेन है लेकिन वेक्टर फॉर्म में है, एज एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूँ फोर्स आपका गिवेन है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, इतना न्यूटन हमने फोर्स लगाया और हमारी डिस्प्लेसमेंट हुआ है सपोज करो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इतना मीटर हुआ एज एग्जाम्पल। तो अब कहता आपके द्वारा यानी इस फोर्स के द्वारा कितना हुआ वर्क डन। तो आप सिंपल बेटा एक ही काम करना है, इस फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का कर देना है क्या, डॉट प्रोडक्ट। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे और जो हमारी डॉट प्रोडक्ट आएगा वही हमारे इस फोर्स के द्वारा क्या हुआ, वर्क डन। और जब डॉट प्रोडक्ट आप करने जाओगे तो आपको ये हेल्पिंग पॉइंट मदद करेगा। आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है 1,
जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है 1, और इसी प्रकार से के कैप डॉट के कैप क्या होता है 1। सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, लेकिन अगर डिसिमिलर ले ले आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है 0, जे कैप डॉट के कैप क्या होता है 0, के कैप डॉट आई कैप क्या होता है 0। इसको हम यूज़ करेंगे। तो अब जरा हम इसी एग्जाम्पल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं कितना हमने वर्क डन किया इस फोर्स के द्वारा। तो आइए अब जरा वर्क डन निकालना चाहते हैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर क्या एस। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एफ के वैल्यू हमने कितना रखा है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस क्या 6k कैप। जरा आप बोलिए क्या था 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, और यहाँ डॉट साइन डालेंगे, और जो डिस्प्लेसमेंट हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया वो कितना है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब हमको निकालना है वर्क डन। तो अब जरा सोचिए, आप वेक्टर चैप्टर में पढ़े हैं ना, आई कैप का डॉट अगर आई कैप से करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा 1, लेकिन अगर आई कैप का डॉट हम जे कैप से करेंगे तो क्या मिलेगा 0। तो अच्छा रहेगा आई का डॉट आई के साथ किया जाए, जे का डॉट जे के साथ, के का डॉट के साथ। तो 2i डॉट आई यानी कितना हो जाएगा 2 प्लस 4j डॉट जे यानी कितना होगा 4, 6k डॉट के यानी कितना 6। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, कितना हो रहा है 12। इतना जूल इस फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ है, इतना जूल इस फोर्स के द्वारा क्या हुआ है वर्क डन। क्या ये बातें समझ में आए आप लोग को? आगे जरा समझिए, हमें वर्क के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो यानी ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, एकदम आपके माइंड में तो आ ही गया होगा कि जब फोर्स रहेगा वेक्टर टर्म में और डिस्प्लेसमेंट भी होगा उसी के ऑर्डर में, तो हम लगा देंगे ये फॉर्मूला। लेकिन इसको कब यूज़ करेंगे, हम इसको तब यूज़ करेंगे जो हमारे पास फोर्स रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा और दोनों बीच में समथिंग एंगल रहेगा। और यहीं से आप अनुमान लगा सकते हैं कि वर्क डन कितने फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो आपके पास 3 फैक्टर साफ साफ दिखाई दे रहा है। पहला फैक्टर कौन सा है, हाँ गुड आफ्टरनून। चलिए देखिएगा, तो अगर आपसे कहा जाए, भाई कंसंट्रेशन बना रखिए, अगर आपसे कहा जाए कि बताओ ये वर्क हमारा किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो क्या जवाब देंगे फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और एंगल। एंगल बिटवीन फोर्स एंड क्या डिस्प्लेसमेंट, अ स्मॉलर एंगल या बिगर एंगल, अ स्मॉलर एंगल। तो हम थोड़ा इस पर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जरा आप वर्क का यूनिट वगैरह जान लीजिए, वर्क का यूनिट वगैरह जान लीजिए। यहाँ पर हम लिखने जा रहे हैं यूनिट ऑफ वर्क, हम वर्क का यूनिट जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले एसआई सिस्टम में, यहाँ पर हम जानना चाहते हैं एसआई सिस्टम में। देखिए फॉर्मूला आपको साइड में हम लिख दे रहे हैं कि W इक्वल टू है FS कॉस थीटा, और इस फॉर्मूला अकॉर्डिंग हम चलना चाहते हैं। इधर बैठो, इधर 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 बैठो, यहाँ सुनो जी, बताओ अब यहाँ बताओ फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है मीटर। कॉस थीटा का कुछ नहीं होगा, तो न्यूटन मीटर, और इस यूनिट का नाम क्या रखा जाता है जूल, जूल। और ध्यान रहे इसको इतना भी लिख सकते हैं आप केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप इसका यूनिट जानने की कोशिश करेंगे इन क्या CGS, इन CGS, तो आप जरा सोचिए फोर्स का क्या बनेगा। यहाँ देखिए फोर्स का क्या बनेगा बताओ डाइन, फोर्स का क्या बनेगा बताओ डाइन, डाइन होगा वो वाला डाइन नहीं जो आपके दिमाग में चल रहा है। और ये क्या सेंटीमीटर, और इसका नाम हम लोग क्या रखते हैं अर्ग, अर्ग इसको कहा गया है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है सर नो। और आपको ये भी पता होना चाहिए 1 जूल का जो वैल्यू होता है ये 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर होता है, यानी 1 जूल का जो वैल्यू है वो 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर है। 1 जूल का जो वैल्यू होता है वो 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर होता है।
थोड़ा डायमेंशनल फार्मूला भी जान लीजिए, वर्क का डायमेंशनल फार्मूला भी जान लीजिए। चलिए यहाँ पर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताओ एफ क्या है, फोर्स की डायमेंशनल फार्मूला क्या आता है, ml देगा माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा बोलो L। तो अब इसको जब अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, m L इंटू एल क्या होगा L स्क्वायर, और t का पावर क्या माइनस टू। और ये क्वांटिटी के तौर पर स्केलर है या वेक्टर, स्केलर। यानी वर्क कैसा क्वांटिटी है, तो जवाब है क्या स्केलर। और स्केलर है लेकिन ये पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और ज़ीरो भी होगा। थोड़ा डिसिप्लिन बना कर रखिए तो ज़्यादा अच्छा बेहतर बात किया जा सकता है। अब हम इस फार्मूले पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी इसी फार्मूला पर ज़्यादा ऑपरेशन नहीं होगा। W इक्वल टू क्या, एफ एस कॉस थीटा। अगर ये बताओ हम फोर्स नहीं लगाएं क्या वर्क होगा, कैसे नहीं होगा सर। आप फोर्स नहीं लगाएंगे एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ज़रा सोचिए, फोर्स नहीं लगाएंगे एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो हम यहाँ डाल देंगे तो हमारा वर्डन कितना मिल जाएगा, ज़ीरो। पहली बात ज़रा समझिए, तो अब बेसिक से चल रहा हूँ। अच्छा सर मान लो फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, जैसे मान लो दीवार पे फोर्स लगाएं और नहीं घसका, तो सर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो इसकी वैल्यू क्या, ज़ीरो। तो हमारा वर्डन कितना होगा, ज़ीरो। फोर्स लगाएं और उसमें डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए तभी आपका वर्क होगा। हालांकि कुछ ऐसे केस भी हैं जब फोर्स लगता है और डिस्प्लेसमेंट होता है और वर्डन का वैल्यू ज़ीरो आ जाता है। वो डिपेंड करता है एंगल पर। वो किस पर डिपेंड करता है, एंगल पर, एंगल के वेरिएशन पर, एंगल के वेरिएशन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं फॉर वेरिएशन ऑफ थीटा। अगर थीटा को हम वेरिएशन करें तो वर्क की कंडीशन क्या क्या बनेगा। यहाँ पर फिर से हम लिख रहे हैं W इक्वल टू हमारे पास है एफ एस कॉस थीटा। हम थीटा का वेरिएशन करना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, हम थीटा का वैल्यू जीरो लेना चाहते हैं, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री लेना चाहते हैं। ये कब संभव होगा, जब फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होगा, सेम। मतलब जिधर फोर्स लगे उधर ही होना चाहिए क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे केस में वर्डन निकालने जाएंगे तो एफ एस कॉस 0 डिग्री। और आप बताओ बच्चों कॉस 0 वैल्यू क्या होता है, 1। और ये वर्डन आपका पॉजिटिव आया कि नेगेटिव, पॉजिटिव। साउंड प्लीज, पॉजिटिव। अब इसके एग्जाम्पल्स कुछ ढूंढना चाहते हैं, पॉजिटिव वर्डन का एग्जाम्पल्स। तो आइए जरा हम एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। जैसे मान लो ये सरफेस है, जरा समझने की कोशिश करना है। सरफेस है और यहाँ से कोई बॉडी है, इस बॉडी का मास मान लो m है और ये फॉल कर रहा है, नीचे आ रहा है। तो जब नीचे आ रहा तो भाई नीचे लाने वाला कौन है, उठाओ साउंड, mg। यानी फोर्स के तौर पर यहाँ कौन होगा, F के जगह पर कौन काम कर रहा है, mg। मान लेते हैं सपोज करो इससे कुछ हाइट ले लेता हूँ, हाइट कितना बोलो h। तो आप बताइए फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है, बोलो। अगर यहाँ पर भी कंफ्यूजन है तो थोड़ा अपने आप को सोचने की ज़रूरत है। mg किधर लग रहा है, नीचे, और ब्लॉक भी किधर जा रहा है, नीचे। तो भाई mg की डायरेक्शन अलग अलग दिखाता हूँ, mg की डायरेक्शन नीचे और इस बॉडी के डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन में नीचे। तो दोनों का डायरेक्शन आपस में क्या होगा, सेम। तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो यानी इस केस में अगर वर्डन निकालने जाएंगे तो हमारे पास फार्मूला होगा एफ एस कॉस थीटा। एफ के जगह पर mg डालेंगे, एस के जगह पर h, और यहाँ पे कॉस 0 डिग्री। और आप जरा बताइए कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। यानी वर्डन आपका क्या आया, पॉजिटिव। तो क्या जवाब देंगे, जब कोई बॉडी फ्री फॉल कर रहा है, क्या बोले बताओ, तब ग्रेविटी के द्वारा जो वर्डन हुआ वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव। साउंड प्लीज। अगर कोई बॉडी अगर अंडर ग्रेविटी फॉल कर रहा है तो mg की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या होता है, सेम। तो ऐसा वर्डन हमारा क्या कहलाता है, पॉजिटिव वर्डन। यस और नो। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे कोई पर्सन है और इस ब्लॉक को इधर पुल कर रहा है, जैसे मजदूर ठेला को खींच रहा है, तो ठेला को किधर खींच रहा है, बोलो आगे। तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर हो रहा है, आगे। फोर्स भी आगे और डिस्प्लेसमेंट भी आगे। मान लेते हैं पर्सन है, ये फोर्स लगा रहे आगे और डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है, तो दोनों डायरेक्शन क्या हुआ, सेम।
तो ऐसे केस में हमारा जो वर्डन आएगा वो वर्डन हमारा पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। जैसे घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है, इसको ज़रा सोचिए, घोड़ा किधर फोर्स लगा रहा है, गाड़ी किधर जा रहा है, तो घोड़े के द्वारा जो वर्डन हुआ पुलिंग करने में वो पॉजिटिव वर्डन या नेगेटिव वर्डन? साउंड प्लीज, पॉजिटिव वर्डन। अब आइए, तो पॉजिटिव वर्डन होने के लिए थीटा क्या होना चाहिए? 0 डिग्री। अब हम लेते हैं नंबर 2 में, एंगल के वेरिएशन कर रहा हूँ। मान लीजिए थीटा का वैल्यू बन रहा है 180 डिग्री। ऐसा कब बनेगा गुरुजी? इधर देखिए, मान लो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स इसके अपोजिट लग रहा है। सपोज करो फोर्स इसके अपोजिट लग रहा है, इधर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इन दोनों बीच में एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। तो ऐसे में अगर वर्डन हम निकालने जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा? एफ एस कॉस 180। और ज़रा बताइए ना, कॉस 180 वैल्यू क्या होता? माइनस। यानी ये वर्डन आपका पॉजिटिव आया या नेगेटिव? नेगेटिव। इसके एग्जाम्पल बताओ, इसके एग्जाम्पल। आइए मैं एग्जाम्पल आप फ्रिक्शन की बात बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। जैसे मान लो ब्लॉक आगे जा रहा है लेकिन फ्रिक्शन किधर लगता है? बोलो पीछे। तो आप बताइए फ्रिक्शन की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? अपोजिट। तो एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्डन होगा, यानी वर्डन बाई क्या? फ्रिक्शन। आप क्या जवाब देंगे बताओ तो? वर्डन बाई फ्रिक्शन। ज़्यादा लाल है यार। वर्क डन बाई क्या? बोलो फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्डन होगा वो पॉजिटिव या नेगेटिव? चलिए हम इंटरेस्ट ले रहे हैं ग्रेविटी वाला केस में। आप ग्रेविटी वाला एग्जांपल दीजिए। ग्रेविटी के द्वारा नेगेटिव वर्डन कब होगा? बॉल को क्या करेंगे? फेंकेंगे। बॉल को फेंकेंगे, ठीक है भाई, बॉल को फेंक रहे हैं तो बॉल फेंक दिया, बॉल किधर जा रहा है? ऊपर। यानी बॉल की डायरेक्शन किधर है? ऊपर। लेकिन mg की डायरेक्शन किधर है? नीचे। तो आप तो कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड और फोर्स क्या? बोलो डाउनवर्ड। तो डायरेक्शन सेम है अपोजिट। तो यहाँ जो वर्डन होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? साउंड प्लीज, नेगेटिव। अब आइए एक केस और। सपोज करो थीटा का वैल्यू हम 90 डिग्री ले रहे हैं। 90 डिग्री केस कैसा होगा भाई? जैसे इधर मान लो हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, इधर लग रहा है फोर्स, ऐसा मान लो। ये एंगल कितना बन रहा है? सुनो, इसी केस के लिए हम बता रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट होने के बावजूद भी वर्डन का वैल्यू क्या होता है? 0। लीजिए हम यहाँ पर चलेंगे, W बराबर एफ एस कॉस 90, और बताओ कॉस 90 वैल्यू क्या हुआ? 0। साउंड प्लीज। मतलब फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन वर्डन का वैल्यू 0। इसी भी एग्जांपल आपको ये वाला समझना है कि अगर माथा पर कोई सामान लेकर के कोई कुल्ली आगे की ओर जा रहा है तो mg उसका किधर काम कर रहा है? नीचे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? आगे। तो ऐसे केस में ग्रेविटी फोर्स के द्वारा वर्डन क्या होगा? 0। दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल आपने कुल्ली वाला दे दिया। और दूसरा एग्जाम्पल जरा समझिए आप, नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा अगर मान लेते बॉडी का ट्रैवलिंग इधर हो रहा है और नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन सेम है या 90 डिग्री पर है? तो वर्डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन इज ए गुड एग्जांपल ऑफ क्या? 0 वर्क डन। यस और नो? अब मुझे यहां बताइएगा, इसके बाद आपको लिखाने का काम करेंगे। मीनिंग ऑफ पहला पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा में नेगेटिव वर्क डन, ध्यान लगाना, तीसरा में 0 वर्क डन। चलो भाई, कौन बच्चा बताएगा पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है? खड़ा हो जाओ, 1 मिनट, आप उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, खड़ा होइए। ये बच्चा बोल रहा है पॉजिटिव वर्क डन का मतलब इंक्रीजिंग ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कैसे समझाओ तो? मान लो इस पेन को हम छोड़ने वाले हैं, अंडर ग्रेविटी आएगा तो ग्रेविटी का डायरेक्शन किधर है? नीचे। और डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो समझाओ तुम कि इसका काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ते जाएगा? जैसे जैसे नीचे जाएगा वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। अरे किस एक्सेलरेशन से गिरता है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी कितना बढ़ रहा है? 9.8। तो वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, तो जब वेलोसिटी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं? तो इसका जवाब सही है। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब
इंक्रीज ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी। तो इसका उल्टा भी समझ गए होंगे, नेगेटिव वर्डन का मतलब डिक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका एग्जाम्पल हमेशा फ्रिक्शन वाला पहले देना। जब किसी बॉडी को लुढ़का देते हैं तो बॉडी आगे जा रहा है, लेकिन फ्रिक्शन बार बार उसका एनर्जी को कम कर रहा है और फाइनली उसका एनर्जी कितना कर देता है, 0, तब ना रुक जाता है। तो यानी नेगेटिव वर्डन का मतलब होता है डिक्रीज ऑफ क्या, काइनेटिक एनर्जी। और 0 वर्डन का मतलब ना तो इंक्रीज किया ना तो डिक्रीज किया। यहाँ तक एक राउंड मारने के बाद हम आपको ढेर सारे न्यूमेरिकल्स को ले चलेंगे। एक बार ज़रा आप लोग बोलेंगे हमारे साथ तो समझ में आएगा। क्या फोर्स लगा देने का गारंटी या वर्डन हो जाएगा? क्या होना चाहिए? अरे क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, गारंटी वर्डन हो जाएगा? एक केस में नहीं होगा। कब? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन क्या होगा, 90 डिग्री। अच्छा बताओ, ये वर्क जो निकाल रहे हैं आप कांस्टेंट फोर्स के द्वारा या वेरिएबल फोर्स के द्वारा? कांस्टेंट फोर्स। अगर वेरिएबल फोर्स रहेगा उसकी कंसेप्ट अलग है, पहले कांस्टेंट फोर्स से आप सीख लीजिए। तो वर्क निकालने का फार्मूला आपके पास आया है, ये दोनों फार्मूला। इसको जब यूज़ करेगा तो इस बात का ध्यान रखना है, थीटा यहाँ कौन सा एंगल लेंगे, बिगर एंगल लेंगे या स्मॉलर एंगल लेंगे? स्मॉलर एंगल। ठीक है, अच्छी बात है। अब ज़रा बताइएगा, वर्क का हम जानना चाह रहे हैं यूनिट वगैरह। तो ये सारे सिस्टम में वर्क का यूनिट क्या होता है, न्यूटन मीटर, जिसका नाम क्या होता है, जूल, वैज्ञानिक के नाम पर रखा हुआ है। सीजीएस सिस्टम में क्या है, डायन सेंटीमीटर, जिसको हमने क्या बोला है, अर्ग, यस और नो। और 1 जूल का वैल्यू कितना होता है, 10⁻⁷। कभी उल्टा आपको लिखने की जरूरत पड़ेगा कि नहीं, हमको 1 अर्ग का वैल्यू बताओ, 10⁻⁻ क्या, -7 जूल। यस और नो बोलो, यस और नो बोलो। अब बताइएगा वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या है, ml² T का पावर क्या, -2। और ये क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, स्केलर है। देखिए कितना मज़ेदार बात है, कितना मज़ेदार बात है। 2 वेक्टर का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है, स्केलर। फोर्स इज ए वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, और दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, वर्क, वो स्केलर है। तो आपसे पूछेगा क्या 2 वेक्टर का डॉट, क्या 2 वेक्टर का प्रोडक्ट स्केलर हो सकता है? हो सकता है। कौन प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट हमेशा होता है। यहाँ तक हम लोग पहुँचे। हाँ जी, पॉजिटिव वर्डन के लिए एंगल कितना बनाना पड़ेगा, 0 डिग्री। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, जो बॉडी हम लोग छोड़ रहे हैं, बॉडी फॉल कर रहा है, mg किधर लग रहा है, नीचे, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे, तो डायरेक्शन क्या है, सेम। घोड़ा गाड़ी किधर खींच रहा है, आगे, तो घोड़ा का फोर्स आगे, गाड़ी भी जा रहा है किधर, आगे, तो यानी किसी बॉडी को पुल कर रहे हैं, तो हमारा पॉजिटिव वर्डन है। नेगेटिव वर्डन के लिए थीटा कितना होना चाहिए, थीटा कितना होना चाहिए बताइए, 180। देखिए डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अगर मान लो आपका बॉल इधर लुढ़क रहा है लेकिन फ्रिक्शन किधर काम कर रहा है, पीछे, तो ये नेगेटिव वर्डन का एग्जांपल है। और नेगेटिव वर्डन मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ना या घटना, साउंड प्लेस, घटना, बहुत बढ़िया। और हमारा आता है 0 वर्डन। तो 0 वर्डन के लिए कंडीशन क्या, एंगल कितना बनना चाहिए बताओ, 90 डिग्री। तो नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा हमेशा जो वर्डन होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा, 0 बनेगा, क्योंकि एंगल कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री। और माथा पर कुल्ली सामान ले जा रहा है तो ग्रेविटी के द्वारा वर्डन कितना हो रहा है, 0। ये सब नो लिखे, लिखाता हूँ, सारे बात लिखे हैं, लिखे टॉपिक।